नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस का। यहाँ पर देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, यानी कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसका फाइनेंशियल्स देखेंगे और कंपनी का वैल्यूएशन का भी डिस्कशन करेंगे कि कंपनी अभी आपको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। शुरुआत करेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी है, यानी कि एक एनबीएफसी है। इसके साथ साथ ये जो है कस्टमर से सोना लेते हैं एज ए कोलेटरल और उसके बदले आपको जो ये पैसे देते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं गोल्ड लोन की बात करूं या इनके पोर्टफोलियो साइज की बात करूं तो साइज वाइज ये जो है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। लेकिन ये केवल गोल्ड फाइनेंस में ही नहीं है, ये अदर सेगमेंट्स में भी जो है अपने बिजनेस को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो वो अदर सेगमेंट्स कौन से हैं, अगर उसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट जिसमें कंपनी यहाँ पे बिजनेस करती है। अब पहला तो जो गोल्ड लोन है उसमें अगेन मुथूट फाइनेंस नाम से ही है। उसके अलावा इनका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है जो कि यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है मुथूट होम फाइन इंडिया लिमिटेड नाम से। उसके अलावा इनका माइक्रो फाइनेंस का भी बिजनेस है बेस्टर माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड नाम से। उसके बाद व्हीकल फाइनेंस का है मुथूट मनी लिमिटेड नाम से। उसके बाद इनका जो है श्रीलंका में एक एनबीएफसी है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, इसका नाम है एशिया एसेट फाइनेंस पीएलसी। उसके बाद इनका एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी बिजनेस है। उसके साथ साथ इनका एसेट मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, यानी ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह का। उसके साथ साथ ये जो इनका एक ट्रस्ट भी ऑपरेट करता है। तो अभी आप देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने जो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करा हुआ है। लेकिन इनका जो मेजॉरिटी रिवेन्यू जाता है वो गोल्ड लोन से ही आता है, जो इनकी गोल्ड फाइनेंस कंपनी है वहीं से आता है। अभी डिस्कशन करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल का। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पे जो कंपनी बिजनेस कैसे करती है। अभी मान लीजिए एक आदमी है, आप अभी आपको सोने के बदले यहाँ पे लोन लेना है। तो अभी आप क्या करोगे, मुथूट फाइनेंस के पास 100 रुपये लेके जाओगे और उसके बदले मान लीजिए मुथूट फाइनेंस से आपको कुछ पैसे लेने हैं। तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पे आपको 100 के बदले 100 रुपये का, आपने मान लीजिए इसको 100 रुपये का सोना दिया तो मुथूट फाइनेंस आपको बिल्कुल 100 रुपया वापस नहीं करेगी ये लोन के रूप में। यहाँ पे ये एक टर्म होता है एलटीवी, इसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू टर्म, जो कि अभी इंडिया में यहाँ पे फिक्स किया इसको आरबीआई ने 75%। यानी अगर आप मुथूट फाइनेंस के पास जाओगे 100 रुपये का सोना लेके तो ये आपको 100 रुपये नहीं बल्कि केवल 75 रुपये जो है पैसा देंगे, राइट। और यही नहीं, अभी देखिए ये जो 75 रुपये है मुथूट फाइनेंस अपने पास से तो दे नहीं रही है, क्योंकि ये बैंक तो है नहीं। यहाँ पे लोग जो है अपना करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट रखे हुए हैं, ये भी पैसा कहीं ना कहीं से मुथूट फाइनेंस जुटा रहे हैं, राइट। तो अभी मुथूट फाइनेंस ये पैसा कैसे लेते हैं, ये जो 100 रुपये का लोन आपने सोना आपने मुथूट फाइनेंस को दिया है, वही सेम 100 रुपये का सोना जो है मुथूट फाइनेंस बैंक के पास लेके जाएंगे और इसके बदले बैंक इनको जो है लगभग 85 रुपीज़ के आसपास पैसा देता है। अभी देखिए मुथूट फाइनेंस वही 100 रुपये का सोना आप बैंक के पास रख दिया एज ए कोलेटरल, बैंक ने यहाँ पे इसको 85 रुपये दिए। तो अभी यहाँ पे उसमें 85 में से 75 रुपये केवल आपको यहाँ पे मिले हैं, 10 रुपये यहाँ पे एक्सेस में पड़े हुए हैं मुथूट फाइनेंस के पास। अभी यहाँ पे एक सिनारियो समझिए कि आप यहाँ पे जो 75 रुपीज़ आप लेके जा रहे हैं अपना बिजनेस वगैरह अगर कुछ भी करने के लिए, कल को आपका बिजनेस डूब जाता है और ये 75 रुपीज़ आप यहाँ पे जो है वापस नहीं कर पाते हो। अभी इस सिनारियो में देखिए होता क्या है, आपने यहाँ पे 100 रुपये इसको दिए थे, सॉरी 100 रुपये का सोना दिया था, इसने 100 रुपये का सोना जो बैंक को रख दिया था, राइट। बैंक ने इसको दिया था 85 रुपये और इसने आपको दिया था 75 रुपये, राइट। अब देखिए 85 में से केवल 75 दिया, यानी 10 रुपये अभी मुथूट फाइनेंस के पास है। तो अगर ये 75 रुपये डूब गया तो अभी भी मुथूट फाइनेंस 10 रुपये के एक्सेस में पड़ा हुआ है, यानी अभी भी इसके पास एक्स्ट्रा 10 रुपये पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे लोन वापस नहीं कर पाओगे तो मुथूट फाइनेंस इस बैंक को ये पैसा वापस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो बैंक का भी पैसा डूब रहा है, लेकिन बैंक के पास भी देखिए 100 रुपये का यहाँ पे सोना गिरवी रखा था, लेकिन बैंक ने यहाँ पे मुथूट फाइनेंस को केवल 50 रुपये दिए थे। तो इसका मतलब बैंक भी जो है 15 रुपये के यहाँ पे एक्सेस में है, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कितना रिस्क फ्री बिजनेस है। किसी भी सिनारियो में ना तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस को घाटा हो रहा है, ना ही जो है यहाँ पे बैंक को घाटा हो रहा है, अगर पूरा का पूरा पैसा अगर आपका डूब भी जाता है तभी भी। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे चीज डिस्कशन कर दूँ कि जो गोल्ड के जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, राइट। कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। तो इसका भी गोल्ड जो मुथूट फाइनेंस से कितनी अच्छी तरीके से फायदा उठाती है, चलिए उसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी मान लीजिए आपने इसको 100 रुपये का सोना यहाँ पे गिरवी रखा है, राइट, और यहाँ पे मुथूट फाइनेंस ने आपको 75 रुपये का लोन दिया था उसके बदले। अभी मान लीजिए कल को आपने आज लोन दिया, सॉरी आज आपने 100 रुपये का सोना गिरवी रखा, उसके 2 दिन बाद इसका प्राइस बढ़ गया सोने का अचानक से और यहाँ पे प्राइस बढ़ के 110 रुपये हो गया। अब जाके आप मुथूट फाइनेंस ये नहीं बोल सकते हो कि भाई जो मैंने 100 रुपये का सोना आपको गिरवी रखा है उसका दाम बढ़ के 110 रुपये हो गया है, तो ये जो मेरे को आपने 75 रुपये का लोन दिया था इसको बढ़ा के आप 80 या इवन 85 कर दो। आप ये नहीं बोल सकते हो, मुथूट फाइनेंस ये नहीं मानेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपसे एक सिग्नेचर मतलब साइन वगैरह करा के रख लेते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। लेकिन वही देखिए मुथूट फाइनेंस अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे कोलेटरल रख रहा है और यहाँ पे बैंक इसको 85 रुपीज़ दे रहा है। अगर मान लीजिए कल को 100 का दाम 100 रुपये का सोना है उसका दाम मान लीजिए बढ़ के 110 रुपये हो गया, तो मुथूट फाइनेंस बिल्कुल आराम से बैंक से जाकर बोलेगा कि भाई अभी सोने का दाम 100 से 110 हो गया है जो मैंने सोना आपके पास गिरवी रखा है। तो अभी आपने मुझे केवल 85 रुपये का लोन दिया था उस 100 रुपये के सोने के लिए, अभी आप इसको बढ़ा के मेरे को एटलीस्ट 90 या इवन 95 रुपीज़ का
लोन दो, और ये बैंक मान भी जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे जो गोल्ड प्राइसेस जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसका मुथूट फाइनेंस कितनी अच्छी तरीके से फायदा उठाता है। वहीं जब अगर ये गोल्ड प्राइसेस नीचे जाते हैं तभी भी आप ये जो बैंक है आपको 75 देगी या इवन इसको कम भी कर सकती है। लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है कि बैंक ने यहाँ पे इसको 85 रुपीज़ दिया है तो कल को बैंक बोल दे नहीं मैं 80 रुपये का दूंगा, क्योंकि ये जो 100 रुपये का तूने सोना मेरे पास गिरवी रखा था वो अभी 95 रुपीज़ का हो गया है। तो सोने का प्राइस चाहे ऊपर जाए, मतलब ये जो फ्लक्चुएशन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों ही कंडीशन में मुथूट फाइनेंस उस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो गोल्ड लोन इतना ज़्यादा रिस्की फ्री बिजनेस होता है। नाउ आई होप कि आप जो बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कंपनी के इंडस्ट्री ग्रोथ का। कभी भी देखिए जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो कर रही है, क्योंकि जिस रेट से यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो करेगी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो यहाँ पे मार्केट लीडर है या मतलब अच्छी कंपनी होती है एफिशिएंट कंपनी, वो या तो इंडस्ट्री के सेम रेट से ग्रो करेंगी या इवन उससे ज़्यादा रेट से ग्रो करेंगी। तो अभी आप देखिए ऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ केवल 35% का मार्केट शेयर है, बाकी का 65% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज ब्लेंडर के साथ है। यानी अभी भी यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डबल हो सकती है आने वाले दिनों में बहुत जल्दी। इसके साथ साथ ये भी जो 35% का मार्केट शेयर है उसमें मैं देखूँ कितना कितना लोगों का शेयर है, तो 44% जो है पीएसयू बैंक के साथ है, उसके बाद 37% एनबीएफसी के साथ है, यानी जो अपना मनप्पुरम या मुथूट है, उसके बाद 13% प्राइवेट सेक्टर के साथ और 6% कोऑपरेटिव के साथ। अभी आप देखोगे 44% का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे पीएसयू बैंक का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। अगर मान लीजिए आपको सोना कहीं पे गिरवी रखना है उस पैसे लेने के लिए, तो आप अपना सोना कहाँ गिरवी रखोगे, जहाँ पे आपको भरोसा होगा कि नहीं यार जब मैं इसका पैसा वापस करूँगा तो ये मेरा सोना लौटा देगा, राइट। ऐसे ही किसी को नहीं अपना आप जाके जो अपना सोना गिरवी रख दोगे। और अगर भरोसे की बात करें तो सरकारी बैंक से ज़्यादा किस पे मतलब सरकारी बैंक से ज़्यादा किससे भरोसा किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे केवल भरोसे की बात है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है 44% का मार्केट शेयर यहाँ पे पीएसयू बैंक का है। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि ये एनबीएफसी काफ़ी बड़ी होती जा रही है, लोग इन पर ट्रस्ट करते आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा ब्रांड होता जा रहा है। बड़े बड़े जो एक्टर्स या ये लोग हैं इसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये जो जैसे जैसे भरोसा बढ़ते जाएगा, ये जो मार्केट शेयर है पीएसयू बैंक का ये काफ़ी ज़्यादा ये लोग सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है इसको जो है ग्रैब करते जाएंगे, इसको स्नैच करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा लोन बुक की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कोई फाइनेंस जो कंपनी होती है पैसे कैसा कमाती है, लोन बांटती है, उसी लोन के ऊपर कुछ ना कुछ जो है ब्याज चार्ज करके मतलब इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे कमाती है, राइट। तो अगर मैं लोन बुक की बात करूँ तो अभी इस कंपनी ने लगभग 55,800 करोड़ का लोन बांटा हुआ है। और उसके बदले यहाँ पे अगर मैं कोलेट्रल की बात करूँ कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे गोल्ड जमा है, तो गोल्ड ज्वेलरी ऑफ 166 टन यहाँ पे जो है एज ए सिक्योरिटी इस कंपनी के पास रखी हुई है। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करता हूँ तो ये रुपीज़ में निकल के आता है लगभग 76,000 करोड़। अभी सोच के देखिए कंपनी ने केवल 55,800 करोड़ का लोन बांटा है, उसके बदले कंपनी के पास लगभग 76,000 करोड़ का सोना कोलेट्रल में रखा गया है। अभी आगे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान के चलिए, ऐसा देखिए कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए इनका ये पूरा का पूरा लोन डूब गया, इन्होंने जिसको पैसा दिया है सबके सब यहाँ पे लोन वापस नहीं कर पाए। उस कंडीशन में भी कंपनी के पास 76,000 करोड़ का यहाँ पे पैसा है। अगर इसको आप माइनस करोगे यानी 22,000 करोड़ का मतलब एक्सेस पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। इसी वजह से सोचिए कितना ज़्यादा रिस्क फ्री बिजनेस है। इसके साथ साथ अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो 25% के स्टडी रेट से यहाँ पे जो है इनका लोन बुक ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। अभी देखिए कोई भी चाहे फाइनेंशियल कंपनी पैसे कैसे कमाती है, वो कहीं से लोन उठाते हैं किसी रेट पे और सामने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उसको ज़्यादा रेट पे पैसे बांटते हैं और बीच में जो इनका मार्जिन होता है उसी को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वही इनकी कमाई होती है। अगर मैं बात करूँ कि जो इंटरेस्ट इनकम अपने जो लोन एसेट पे कितने कमाते हैं, मतलब ये जो कितने रेट पे पैसा बांट रहे हैं, तो अभी देखिए लेटेस्ट वाले क्वार्टर में मार्च 2020 में ये था 23.03% और किस रेट पे इन्होंने पैसा उठाया था वो था 7.51%। अगर आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये निकल गया 15.52%, जो कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अभी आप सोच के देखिए बिल्कुल एक ऐसे एसेट पे जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री है। अभी सोचिए आपका ही सोना ले रहे हैं और आपके सोने के बदले ही आपको पैसा दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से सोचिए तो ये अपना पैसा नहीं दे रहे हैं आपको, ये आपका ही पैसा दे रहे हैं और आपके पैसे पे ये लगभग 15.5% का यहाँ पे जो है मार्जिन चार्ज कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे मार्जिन है एक ऐसे पैसे के ऊपर जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीजन वाइज इनका जो ब्रेकअप देखूँ रेवेन्यू का, तो सबसे ज़्यादा पैसा ये जो साउथ से कमाते हैं ऑलमोस्ट 49%, उसके साथ साथ नॉर्थ से 23, वेस्ट में 19 और ईस्ट से 9%। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है बिल्कुल साउथ में। उसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल देखिए तो 2016 में था ये 4,919 करोड़, 2020 में बढ़ के गया 9,683 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पे दोगुने की जंप दिखाई दे रही है। फिर वहीं पे अगर थोड़ा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में था 817 करोड़, 2020 में ये बढ़ के हो गया
68 करोड़। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 4 टाइम की जंप दिखाई दे रही है पिछले 5 सालों में। फिर अगर मैं आरओई की बात करिए तो देखिए कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। 2016 में था ये 14% के आसपास, 2020 में बढ़ गया 26%। तो यहाँ पे भी लगभग 2 टाइम्स की जंप दिखाई दे रही है। तो फाइनेंशियल्स भी इनका जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर्स के पास 73.56% का यहाँ पे होल्डिंग पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एफआईआई जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास लगभग 22.77% और 3.67 जो है पब्लिक के पास है। अभी देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, प्रोमोटर्स के बाद खुद जो है इतना ज़्यादा होल्डिंग पड़ा हुआ है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, इसी वजह से यहाँ पे जो उन्होंने इतनी ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है। इसके साथ साथ केवल 3.6%, यानी अगर आप 4% अगर निकाल दो तो यहाँ पे लगभग 96% जो होल्डिंग है वो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर के साथ है। मतलब 96% यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना पॉजिटिव हो सकता है इस बैंक के लिए, सॉरी एनबीएफसी के लिए। अब यहाँ पे इसका करेंगे शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए मुथूट ग्रुप एक बहुत ही पुराना और स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और काफ़ी एथिकल ग्रुप माना जाता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने बोला 65% अनऑर्गेनाइज मार्केट है, यानी यहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटेड लो कॉस्ट नेटवर्क, अभी देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए कॉस्ट कटिंग ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साउथ इंडिया में जैसे बैंक की रीच है ऑलमोस्ट बैंक के बराबर यहाँ पे इस जो है मुथूट फाइनेंस की रीच है, बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे ब्रांचेस खोले हुए हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है इमोशनल अटैचमेंट ऑफ गोल्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लोन रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। अभी क्यों इसको समझते हैं। सोना देखिए इंडिया में लोग सोने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ पे इवन बहुत ज़्यादा इसको शुभ भी मानते हैं। तो कभी भी जब सोना लोग किसी के पास गिरवी रखते हैं तो उनके सबसे पहला जो यहाँ पे दिमाग में थिंकिंग चलता है कि जल्दी जल्दी मैंने जो पैसा लिया हुआ है इस पैसों को मैं इसको वापस करूँगा और अपना सोने को जो यहाँ पे इससे छुड़वा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा लोग, यहाँ बहुत लोग इसको शुभ भी मानते हैं। और जिसकी वजह से क्योंकि सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यार मेरे को जल्दी जल्दी पैसा वापस करना है और सोने को अपना वापस छुड़ाना है, इसकी वजह से जो लोन की रिकवरी होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब लोन की रिकवरी ज़्यादा होने का मतलब डिफॉल्ट कम होता है, बहुत कम ही लोग ऐसा होता है कि जो अपना लोन नहीं चुका पाते हैं। अब जब डिफॉल्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनपीएस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि यहाँ पे लोन रिकवरी बहुत ज़्यादा शानदार है तो यहाँ पे एनपीएस बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए अगेन एक रिस्क फ्री बिजनेस हो जाता है। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे गोल्ड प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उसका ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लेती है। तो ये मैंने आपके जो शुरू में बिजनेस मॉडल कंपनी का समझा रहा था उसी टाइम में समझा दिया था कि कैसे जो है 100 का प्राइस अगर 110 होता है तो किस तरीके से कंपनी उसका फायदा उठाती है। वहीं अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ या आरओई नंबर्स की बात करूँ या प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करूँ तो वो सारे जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस एनालिसिस करेंगे कंपनी के वीकनेस क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो वीकनेस मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये है कि प्राइवेट बैंक जो है इस मार्केट में गोल्ड लोन मार्केट में काफ़ी एग्रेसिवली इंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ये इतना ज़्यादा निगेटिव नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखो तो 65% पहले तो यहाँ पे आप देखो कि अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो अगर यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स आएंगे भी तो पहले वो ये वाला मार्केट शेयर खाएंगे, ये डायरेक्टली जो है मुथूट फाइनेंस का मार्केट शेयर नहीं खाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। उसके साथ साथ 44% का जो मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज में भी वो पीएसयू बैंक के साथ है। तो ये वाला भी जो मार्केट शेयर है हो सकता है प्राइवेट बैंक यहाँ से यहाँ पे जो है इसको ईट करना स्टार्ट करें, खाना स्टार्ट करें, राइट। यहाँ पर तो मुथूट फाइनेंस पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्या, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद अगर मैं सेकंड वीकनेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ऑलमोस्ट 50% का भी जो इनका बिजनेस है वो साउथ इंडिया से आता है। और इनका जो नॉन कोर इनकम है काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बढ़ रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर से बात करें। अगर ये मान लीजिए लगातार 6-7 क्वार्टर तक बढ़ता है तो ये एक जो है निगेटिव चीज़ हो सकती है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे देखें तो जो इन्होंने अपनी थोड़ी सी जो शेयर होल्डिंग डिक्रीज करी है, इसको मैं हालांकि इतना रिलायबल नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रिडेम्पशन हो जाते हैं, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे सेलिंग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जो अपॉर्चुनिटी साइज है बहुत ही ह्यूज है, जैसा मैंने बताया 65% अनऑर्गेनाइज मार्केट यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे इनसाइडर बाइंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगेन कुछ मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी का वैल्यूएशन है अभी बहुत ही चीप है, कंपनी अपने 3 ईयर 5 ईयर इवन 10 ईयर का जो वैल्यूएशन है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। उसके बाद देखिए थ्रेड्स में कुछ मेरे को कंपनी में ऐसा दिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं थ्रेड्स डिस्कशन नहीं करूँगा। अब यहाँ पे वैल्यूएशन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 46,000 करोड़ के आसपास, यानी एक लार्ज कैप है। 1157 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। अभी कंपनी का जो पी देखिए स्टॉक का 12.8 है, इंडस्ट्री का पी 17.1, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा कम पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड भी अच्छा बांटती कंपनी 1.73% का। उसके साथ साथ प्राइस टू बुक देखिए 3.2 का, और रिटर्न ऑन एसेट जो कि एक पैरामीटर्स होता है 6.8%, बहुत ही अच्छा नंबर है एक एनबीएफसी के लिए। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन का डिस्कशन करते हैं।
अभी मैं इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस की बात करूं तो हमेशा कंपनी जो है 14 से लेके 17 के पीई पे कंपनी हमेशा ट्रेड करती है, राइट। अगर एक कंपनी का अभी हाल फिलहाल का ईपीएस है 90 रुपीज़ का, अगर मैं इसमें जो है 90 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे ये मेरे को निकल के आता है 1260 का, और यहाँ पे ये मेरे को निकल के आता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1530 का, राइट। अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैक्सिमम प्राइस है, यहाँ पे जो है मिनिमम प्राइस है, इसमें पूरे रेंज की बात करता हूँ। यहाँ पे जो मैक्सिमम प्राइस निकल के आ रही है 1530, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 20% रहता हूँ अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो फिर भी अगर आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने के बाद, फिर भी ये निकल के आ रहा है 1224, राइट। और अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है 1157। तो अभी आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा कंपनी अंडर वैल्यूड है। डेफिनेटली मेरे को यहाँ से मतलब अंडर वैल्यूएशन तो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा मिल रही हो और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जरूर यहाँ पे जो आप करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग कर सकते हो। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप कि एनालिसिस आपको पसंद आया है। अगर एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।